हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इससे पहले की वीडियो के अंदर भी आपको मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट सिखाया था। उसके अंदर हमने ओवरलोड करा था प्लस को। ठीक है, अब हम करेंगे प्लस प्लस को। अगर प्लस प्लस होता है तो दैट इज कॉल्ड एज या तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होता है या फिर पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम लिखते हैं प्लस प्लस ए तो ये क्या होता है, दिस इज प्रीफिक्स। इसको क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। और अगर हम लिखते हैं ए प्लस प्लस तो दिस इज कॉल्ड एज पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है, ध्यान देना, हमने क्या सीखना है, प्लस प्लस। जो लेफ्ट साइड पे लिखा है दिस इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। और जो राइट साइड पे लिखा है दिस इज पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना। दो बार प्लस प्लस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करना है बाय वन। इंक्रीज करना है बाय वन। अब यहां पर भी दो प्लस प्लस है तो इसका मतलब भी क्या हो गया, इंक्रीज करना है बाय वन। यानी कि जो भी वैल्यू होगी ए की उसको एक से बढ़ा देंगे और यहां पर भी एक से बढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन ये आता कि ये दो क्यों बने हुए हैं। दोस्तों देखो, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट वाले ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सीखने से पहले आपको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है पता होना चाहिए। उम्मीद रखूंगा आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कवर करूंगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। यानी कि जो हम ओवरलोडिंग देखेंगे इसमें किसकी देखेंगे, प्रीफिक्स की। तो पहले तो मैं आपको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम देखेंगे प्लस प्लस की कैसे की जाती है। और अगर आपको प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस इन दोनों का मतलब ऑलरेडी पता है तो आप उतने पार्ट को स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप देख सकते हो ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाले कंसेप्ट को। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, जब तक आपको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप कंसेप्ट नहीं सीख सकते। तो इसलिए पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने लिया एक फंक्शन बनाया वॉइड में, क्लास वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहा, नॉर्मल कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां ले लिया मैंने दो वेरिएबल्स, एक लिया इंट ए इज इक्वल टू 10 कॉमा बी। उसके बाद हमने लिखा b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, यानी कि हमने क्या करा, प्लस प्लस पहले लिखा दैट इज इंक्रीमेंट, पहले को कहते हैं प्रीफिक्स। उसके बाद हमने लिख दिया सी आउट ए स्लैश टी और बी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका आउटपुट निकालना है। तो ध्यान दो, आउटपुट निकालने के लिए यहां पर मैं एक रफ वर्क बना दूंगा। क्या बना देंगे हम, एक रफ वर्क। रफ वर्क का दूसरा नाम होता है ड्राई रन। क्या नाम होता है दूसरा, ड्राई रन। ठीक, राइट। अब हम चलेंगे लाइन बाय लाइन।
फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है int a इज इक्वल टू 10 कॉमा b, यानी कि एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम हुआ a और इसके अंदर वैल्यू आ गई 10। नेक्स्ट इज b। अब यहां पर हमने एक b बनाया, इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये लिखा हुआ b इज इक्वल टू प्लस प्लस a, यानी कि हमें एक तो b को वैल्यू देनी है और दूसरा a को प्लस प्लस भी करना है। यहां पर दो ऑपरेशन करने हैं, प्लस प्लस भी करना है और b को वैल्यू भी देनी है। तो आप इस वाली स्टेटमेंट में ये ध्यान दोगे प्लस प्लस पहले है या बाद में। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा इक्वल टू को देखोगे, मैं कह रहा हूं सिर्फ प्लस प्लस को देखोगे, वो वेरिएबल से पहले लिखा हुआ है या बाद में। प्लस प्लस किस वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है? a के साथ। तो यानी कि a की एक वैल्यू इंक्रीज कर दो। a कितना है हमारा? दैट इज 10। इंक्रीज कर देंगे, कितना हो गया? 11। इंक्रीज करने के बाद आप वैल्यू किसको दे दोगे? b को। किसको देंगे? b को। तो यानी कि b कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है सी आउट a b, यानी कि हमें a की वैल्यू प्रिंट करनी है, b की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? a कितना है हमारा? 11 स्लैश t, यानी कि टैब स्पेस दे देंगे b कितना है? 11। तो ये हमने कंसेप्ट सीखा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का। ठीक है, इन शॉर्ट फटाफट बता देता हूं दोबारा से। क्या लिखा हुआ है? int a इज इक्वल टू 10 कॉमा b, यानी कि दो वेरिएबल्स बन गए a और b, a के अंदर 10 आ गया, b इज इक्वल टू प्लस प्लस a। तो प्लस प्लस पहले है या बाद में? ध्यान दो, हमें ये नहीं देखना इक्वल टू से पहले है या बाद में, हमें ध्यान देना है जो भी वेरिएबल है जिसके साथ भी प्लस प्लस लिखा हुआ है, क्या वो पहले लिखा हुआ है या बाद में उस वेरिएबल के साथ। तो a से पहले लिखा हुआ है, यानी कि a की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो a कितना हो गया? 11। अब हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे, यानी कि b को वैल्यू देंगे किसकी? जो इक्वल टू के राइट पे है, दैट इज a कितना है हमारा? बॉक्स में देखो 11, तो b के पास आ गया 11, और जब प्रिंट करेंगे तो क्या आ गया? 11। दिस इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब हम सीखेंगे ऑपरेटर को ओवरलोड करना, प्रीफिक्स वाले ऑपरेटर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है, वाइवा में आता ही आता है, प्रैक्टिकल में आता ही आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता ही जाता है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर नहीं लिखा इसको तो पहले नोट कर लेना, फिर आगे चलना। क्या सीखना है हमें? ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रीफिक्स। ऑपरेटर ओवरलोडिंग कौन सा वाला? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको समझाने के लिए हमें खुद एक एग्जाम्पल बनाना होगा, बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देख रखी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो उन बच्चों के लिए मैं बीच में बताऊंगा बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हमें यूज क्यों आया, ये कंसेप्ट क्यों बनाया गया। ठीक है, और जिसने पहले की देख रखी है उसको पता होगा, लेकिन उसका भी रिकॉल हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, खुद एक एग्जांपल बना रहा हूं कि हमें ऐसा काम करना है। ठीक है, तो एग्जांपल बना लेते हैं। हम चाहते हैं एक क्लास बने, उसका नाम हो गैप्स। क्या करें? एक क्लास बने, उसका नाम क्या हो? गैप्स हो। उसके अंदर दो वेरिएबल्स हो, a एंड b, दोनों ही प्राइवेट होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए।
यानी कि ये दोनों वेरिएबल्स प्राइवेट और इंटीजर होंगे, तो हमें इसको यूज क्लास के अंदर ही करना होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, उसके बाद हम चाहते हैं जब हम मेन बनाएं, मेन के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाएं, G1 और G2। कितने ऑब्जेक्ट बनाए? दो ऑब्जेक्ट बनाए। तो जैसे ही हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो अपने आप बन जाते हैं। कहने का मतलब ये, अगर हमने क्लास में दो वेरिएबल बनाया है, ए और बी, तो जैसे मैं G1 G2 बनाऊंगा तो G1 के लिए ए बी अलग से बन जाएगा, G2 के लिए अलग से बन जाएगा। हम चाहते हैं यानी कि ए बन जाएगा और बी बन जाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ध्यान से समझना। बच्चों को समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि कॉलेज में क्या करते हैं, जो बुक में गिवन होता है उसको ही समझा देते हैं। मगर अगर आप खुद एक रिक्वायरमेंट बना सको कि मैं ये करना चाहता हूं, तो उससे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा ही आएगा। तो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, एक तो आपको रिक्वायरमेंट आपके दिमाग में चली जाएगी, हाँ हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। जब एग्जाम में होगा, लिखना होगा आपको, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसकी वैल्यू यानी कि G1 के A और B की वैल्यू यूजर एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा, यूजर से हम एंटर कराएंगे। मगर G2 की वैल्यू यूजर एंटर नहीं करेगा। G2 में भी क्या होगा, एक A होगा और एक B होगा। हम चाहेंगे कि हम एक एक्सप्रेशन लिखें, जो भी G1 की वैल्यू है उसमें हम एक से इंक्रीज करें, यानी कि G1 को प्लस प्लस कर दें। प्री करना तो मैंने पहले लगा दिया, और प्लस प्लस करने के बाद G1 की जो भी A और B की वैल्यू है, दोनों को एक एक से इंक्रीज कर दें, और जो भी आएगा किसको दे दें, G2 को दे दें। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो मैं फटाफट शॉर्ट में बताता हूं क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं एक क्लास बने गैप्स, जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, ए और बी, और हम उसके दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाए। क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाए G1 और G2। उसके बाद G1 के A और B की वैल्यू तो हम यूजर से एंटर करवाएं, लेकिन G2 की वैल्यू एंटर नहीं कराएं। जो वैल्यूज G1 की है, A और B की, उन दोनों के अंदर हम 1 1 का इंक्रीज करें, और उसके बाद इंक्रीज करने के बाद G2 को दे दें। यानी कि पहले G1 में बढ़ाएंगे, फिर G2 को देंगे। तो ये हमें एक्सप्रेशन लिखना है, और लास्ट में हम दोनों को शो करेंगे और चेक करेंगे जो काम हम करना चाह रहे थे क्या वो हुआ या नहीं हुआ। अब मैं आऊंगा उस पॉइंट के ऊपर कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों आया। अगर आप ध्यान से समझना, अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो, कौन सी स्टेटमेंट लिखते हो, ये वाली स्टेटमेंट, तो ये इनकरेक्ट होगी। मतलब कि मैं चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के साथ प्लस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। C++ इस स्टेटमेंट को कहता है जो आप लिख रहे हो गलत है, मगर हमारी रिक्वायरमेंट यही है। तो इसलिए C++ ने कहा, अच्छा अगर आपको ऐसा करना है तो एक काम करो, आप खुद करो। उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए। इसका मतलब हमें ये काम करना है, तो कैसे करना होगा, ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा। किस ऑपरेटर को, जो हम करना चाह रहे हैं, प्लस प्लस करना चाह रहे हैं, इस वाले ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा। ओवरलोड करने के दो तरीके, एक होता है फ्रेंड फंक्शन से, एक होता है विदाउट फ्रेंड फंक्शन। तो जब मैं फ्रेंड फंक्शन से सिखाऊंगा तो आपको पहले फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपने फ्रेंड फंक्शन की वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, क्लिक करके आप देख लेना, मगर इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो बाद में देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये काम करना है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए। तो जब लिखना स्टार्ट करोगे तभी करना है जब मैं कहूं। जब तक मैं लिखने के लिए नहीं कहूं मत लिखना, समझ में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो,
दोस्तों कंसेप्ट इज वेरी वेरी इजी और स्टूडेंट को वेरी वेरी डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से नहीं कर रखा होता। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं कोड पे कि कोड कैसे लिखना है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? क्लास बनाओ गैप्स, उसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाओ, ए बी प्राइवेट होने चाहिए और ए और बी, और उसके बाद क्या करेंगे? मेन में G1 G2 बनाएंगे, लेकिन ए और बी की वैल्यू यूजर डालेगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग? G1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो पहले मैं इतना काम करता हूं, बीच बीच में रेफर करते रहेंगे। अगर आप क्वेश्चन लिख लोगे तो ज्यादा बेटर है, मगर मैं फिर भी बीच बीच में रेफर करवाऊंगा। हैश इंक्लूड वगैरह नहीं लिखूंगा, वो आपने खुद लिखना है। डायरेक्टली क्लास से चलूंगा मैं। तो क्या लिखा मैंने? लिखा क्लास, क्लास का सी स्मॉल लिख लेना। क्लास का नाम क्या था? गैप्स। रिक्वायरमेंट कहती थी कि इसके अंदर दो वेरिएबल बनाओ, ए बी, इंटीजर और प्राइवेट होने चाहिए। तो हमने लिख दिया इंट ए कॉमा बी। ठीक है, अब ये दोनों प्राइवेट है, यानी कि इनको यूज करने के लिए हमें इसी के अंदर फंक्शन बनाना होगा। अब क्वेश्चन कहता है G1 की वैल्यूज यूजर एंटर करेगा, G1 की वैल्यू यूजर एंटर करेगा। तो इसका मतलब हमें इसके अंदर फंक्शन बनाना पड़ेगा पब्लिक, और उसके अंदर हमें वैल्यूज एंटर करानी होगी। तो मैंने लिखा वॉइड सेट किसकी? ए और बी की। तो लिख दिया यहां पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर the value of A and B। कहता है A और B की वैल्यूज को एंटर कर दो। तो क्या लिखा? C in, A लिख दिया और B लिख दिया। ठीक है, तो आप पहले इतना पार्ट नोट करो। पूरा टाइम दिया जाएगा नोट करने के लिए, रजिस्टर जरूर ले लेना। जिसके पास रजिस्टर नहीं हो जाके वीडियो को पॉज करके रजिस्टर लेकर आके लिखना, क्योंकि मैं आपको पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए, और जब लिखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ समझ लेते हैं बाद में लिख लेंगे, तो गलती ऐसी नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे। टॉपिक इजी है, कॉम्प्लिकेटेड तब लगेगा जब आप साथ साथ नहीं लिखोगे। और जब तक आप ये लिख रहे हो, मैं आपको बता दूं फिर दोबारा से, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो। रीजनेबल अमाउंट है, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर से हैं और वो भी नोट्स हमसे लेना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने ऑप्शन ढूंढ ली है। अब क्या करने वाले हैं हम, YouTube पे अपना एक ज्वाइन बटन आ जाएगा, जिसको नोट्स चाहिए उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करेगा, मगर उसको उसका अमाउंट देना होगा, वो सब मेंशन होगा कितना अमाउंट है। जैसे ही वो उस पे क्लिक करेगा तो उसको लिंक मिल जाएगा किसका? नोट्स का, और वो नोट्स ले सकता है। लेकिन ज्वाइन बटन क्लिक करने के बाद ही, जब आप ज्वाइन करोगे तभी उसके बाद ही लिंक मिलेगा जो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स हैं। और जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली हमें पे कर सकते हैं, और उसके बाद हम उनको मेल कर देंगे। अगर वो भी लेना चाहते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू तो वो उनकी ऑप्शन है, वो उससे भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आएंगे हम नेक्स्ट। अभी मैं इसके बाद का पार्ट भी लिख रहा, इसके बाद की चीजें छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, अभी क्लास पूरी नहीं लिखी, अभी मैंने स्पेस छोड़ दिया। अब यहां पर क्या करा, मैंने लिखा void main, this is void main। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए हमें? दो ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लास का नाम है गैप्स, तो लिखा गैप्स स्पेस G1 कॉमा G2। ठीक है, G1 की वैल्यू यूजर एंटर करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, कौन सा फंक्शन बनाया हुआ?
वॉइड सेट, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा किससे, G1 से। तो चलते हैं नीचे, लिखा हमने G1 डॉट सेट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें G1 में प्लस प्लस करना था। तो इस स्टेटमेंट को मैं हाईलाइट करके लिखूंगा। हमें क्या करना है, G1 को प्लस प्लस करना है, प्रीफिक्स, तो लिखा प्लस प्लस G1, और किसको देना है, G2 को। तो लेफ्ट साइड पे हम लिख देंगे इक्वल टू G2। लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, जैसे मैंने बताया था कि C++ हमें कहता है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, मगर अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो आपको खुद ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा। कौन से वाले को, प्लस प्लस वाले को, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम चाहते हैं ये स्टेटमेंट वर्क करे तो हमें क्या करना होगा, ओवरलोड करना होगा। किसको, प्लस प्लस को, ठीक है। तो पहले आप ये लाइंस लिख लो, ये चाहे मत लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए, इतना पार्ट लिख लो और कुछ स्पेस छोड़ देना, कुछ लाइनें छोड़ देना। ऊपर मैंने क्लास को छोड़ रखा है तो वहां पर मुझे फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट लिख लो। कुछ लाइन का मतलब, अगर आपका पूरा पेज है तो वो पूरा पेज छोड़ देना, नेक्स्ट पेज से ये लिखना। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल। स्टूडेंट बार बार बोलता है कि सर आप तो बहुत सिंपल कहते हो, आप तो टीचर हो, आपको तो आसान लगेगा। दोस्तों वाकई में ही बहुत इजी कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, बस प्रॉपर तरीके से समझाने वाला टीचर होना चाहिए। तो उम्मीद रखूंगा आपको गैप्स क्लासेस में जो समझाया जा रहा है सही से समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब मैं चलता हूं वापस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कब ठीक होगी, जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, किसको, प्लस प्लस को। तो वो कहां करेंगे, क्लास के अंदर। तो यहां पर आते हैं, तो मैं इसको अलग कलर से लिखूंगा। ध्यान देना, हमें क्या करना है, ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। ऑपरेटर किसको, प्लस प्लस को। ओवरलोड करने के दो तरीके, कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक है यूजिंग फ्रेंड फंक्शन और एक है विदाउट फ्रेंड फंक्शन। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में फ्रेंड फंक्शन से नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड फंक्शन से करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड फंक्शन देख लेना। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा, उस फंक्शन का नाम रखोगे ऑपरेटर। तो लिखा हमने ऑपरेटर। इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा सा लग रहा है। कलर ही चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑपरेटर को ओवरलोड करना। तो मैंने लिखा ऑपरेटर, राइट। किस ऑपरेटर को करना है, प्लस प्लस। दोस्तों मेरे सारे वर्ड्स ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा कि आपको ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो उसको करने के दो तरीके हैं, एक है फ्रेंड फंक्शन, एक है विदाउट फ्रेंड फंक्शन। अभी हम कर रहे हैं विदाउट फ्रेंड फंक्शन। यहां पर हमें क्या करना है, ऑपरेटर फंक्शन बनाना है। तो हमने लिखा ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन है, तो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब फंक्शन है तो इससे पहले क्या आ जाएगा, वॉइड आ जाएगा। अब हम लगाएंगे करली ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहां पर कोड लिखेंगे किसका, प्लस प्लस का। अब ध्यान दो, यहां पर मैं नीचे आ रहा हूं वापस। जैसे ही हमने लिखा प्लस प्लस G1, यानी कि प्लस प्लस यानी कि प्रीफिक्स ऑपरेटर, तो क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हो गया। कौन सा वाला, प्रीफिक्स वाला। अब यहां पर ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप खुद सोचना। प्लस प्लस प्रीफिक्स है, यानी कि पहले मैंने लिखा प्लस प्लस ए, ठीक है, और लिख दिया प्लस प्लस बी। अब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर तो आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं देखी तो दिमाग लगाना कि मेरा क्वेश्चन
पूछने का बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना जो मेरा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा मैंने प्लस प्लस ए और लिखा प्लस प्लस बी। मेरा क्वेश्चन ये है ये ए और बी किसका है। दोबारा रिपीट करता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ए और ये बी जो वेरिएबल है ये किसके हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा समझ में। दोबारा से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये प्लस प्लस ए और प्लस प्लस बी किसके हैं, ठीक है, किसके हैं, कंफ्यूजन हो रही होगी। ऊपर करता हूं, नाउ ये क्लास देखो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी किसके हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो फटाक से बता देते हैं सर ये क्लास के ए और बी हैं। क्या ये क्लास के ए और बी हैं? नहीं है, ध्यान से समझना, क्लास के ए बी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये ए बी किसके हैं, क्या वो क्लास के हैं? नहीं है। जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं क्लास के अंदर तो बनते हैं, लेकिन ये बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट को। किसको करते हैं? ऑब्जेक्ट को। अब ध्यान से समझना, जो बता रहा हूं आपको समझ आएगा। जैसे कि मैंने यहां पर बनाया G1 G2, ठीक है, तो इस लाइन से क्या हुआ, G1 G2 बनाया, यानी कि G1 बन गया और एक G2 बन गया, और क्लास में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स बन गए G1 और G2 के लिए, यानी कि इसके लिए A बन गया, B बन गया, इसके लिए A बन गया और B बन गया, ठीक है। अब जब मैंने लिखा हुआ है G1 डॉट सेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सेट वाला फंक्शन कॉल हुआ। ये यहां पे लिखा हुआ है A और B, यूजर वैल्यू डालेगा, पहली जाएगी A के अंदर, दूसरी जाएगी B के अंदर, लेकिन कौन से वाले, दो ऑब्जेक्ट हैं। इस पॉइंट को ध्यान दो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है G1 डॉट सेट, यानी कि ये A और B जो यूजर एंटर करेगा G1 में चला जाएगा। मान लो डाल दिया 5 और 7, ठीक है। अब हमने लिख रखी है ये स्टेटमेंट, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब हमने लिख रखी है ये स्टेटमेंट G2 इज इक्वल टू प्लस प्लस G1। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने आपको कहा कि फंक्शन कॉल होगा कौन सा, ऑपरेटर वाला, यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब जो फंक्शन होता है क्लास का वो कौन कॉल करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट कॉल करता है। कौन कॉल करता है? ऑब्जेक्ट कॉल करता है। तो जैसे मैंने प्लस प्लस ए लिखा, प्लस प्लस बी लिखा, तो किस ऑब्जेक्ट ने कॉल करा, ध्यान दो, प्लस प्लस किसके साथ चिपका हुआ है, G1 के साथ, यानी कि ये A और B किसका है, G1 का। A और B किसका है, G1 का। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ये A और B किसका है, आप ये नहीं कहोगे क्लास का है, आप कहोगे क्लास के अंदर वेरिएबल तो डिक्लेयर करा हुआ है, लेकिन ये बिलोंग करेगा उस ऑब्जेक्ट को जो कॉल करेगा। तो आप देखोगे यहां पर क्या लिखा है, प्लस प्लस किसके साथ चिपका हुआ है, G1 के साथ, यानी कि ये प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी किसका है, G1 का। आप ध्यान से समझना, यहां पर बस हमारा कंसेप्ट खत्म होने वाला है, 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा प्लस प्लस ए किसका है, G1 का। G1 में मैंने कितना माना था, 5, तो ये कितना हो गया, 6। ये लिखा प्लस प्लस बी, तो ये कितना हो गया, 7 माना था, ये कितना हो गया, 8, यानी कि G1 का जो 5 और 7 माना था वो हो चुका है 6 और 8। अब ये हमें किसको देना है, ये हमें देना है G2 को। G1 में तो चेंज ऑटोमेटिकली हो गया, अब किसको देना है, G2 को। तो इसका मतलब इस A और B को हम रिटर्न करेंगे, किसमें देंगे, G2 के अंदर। लेकिन कभी भी फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो हम स्मार्टली रिटर्न करेंगे। स्मार्टली रिटर्न करने का मतलब क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना क्या करने वाला हूं मैं इसके अंदर। इस वाले के अंदर मैं फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का, तो मैंने लिखा गैप्स टी, कोई भी नाम दे दो, मैंने दे दिया टी। इससे क्या हुआ, किसका ऑब्जेक्ट बना, गैप्स का, यानी कि टी। टी किसका है, क्लास गैप्स का। उसमें कितने वेरिएबल है, 2, A और B। A आ गया, B आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्लस प्लस ए करा किसका है, ये जिसने कॉल करा, दैट इज G1 का। तो यहां पे लेफ्ट साइड पे लिख दिया T डॉट ए, तो कितना था, G1 का कितना हो गया था, 6, तो ये T डॉट ए कितना हो गया, 6। नेक्स्ट यहां पे लिख दिया T डॉट बी, इसका मतलब क्या हो गया, कितना है, 8, किसके पास आ गया, T के पास, ये हो गया हमारा 8, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न कर देंगे, T को। तो ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं।
तो यहां मैंने लिखा रिटर्न स्पेस देकर टी, और टी के अंदर क्या है, ए और बी। अभी आपको मैंने कहा फंक्शन ए की वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन आप क्या रिटर्न कर रहे हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जितने मर्जी वेरिएबल्स हो फर्क नहीं पड़ता, आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो। जैसे ही आप रिटर्न टी लिखोगे तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, यानी कि इधर, किसके पास, G2 के पास। तो T के पास क्या वैल्यू होगी थी हमारी, ध्यान दो, T हो गया था 6 और 8, किसके पास आ गया, G2 के पास। तो ये कितना हो गया हमारा, 6 और 8। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या थी, G1 की वैल्यू यूजर एंटर करेगा, जो भी एंटर करेगा, हमने मान लिया 5 और 7, तो उसके बाद उसको इंक्रीज करेंगे। 6 और 8 हो गया, किसको दे देंगे, G2 को दे देंगे, यानी कि G2 में 6 और 8 आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो पढ़ाया जा रहा है गैप्स में सही है या नहीं है, तो इसका मतलब हम शो करेंगे। तो क्या कर देंगे, हम दोनों को चेक कर लेंगे, लिखा G1 डॉट शो। हमें क्या करना पड़ेगा, शो के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो भी देखते हैं। सिमिलरली G2 का शो करा तो लिखा G2 डॉट शो, और इसको बंद कर दिया। ठीक है, राइट। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। अभी यहां पर मैंने फंक्शन ऑपरेटर का ही बनाया हुआ, उसका नहीं बनाया हुआ, तो आप पहले इसको लिख लो। और भी मेन वाले का नीचे जो लिखा था वो मत लिखना, इतना पार्ट लिख लो। आपको मैंने कहा था पूरा पेज छोड़ देना, तो ये हो गया। ये चीज नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है इधर वाला पार्ट। ठीक है, नोट करो इसको। ऑपरेटर का ओ स्मॉल है, कैपिटल नहीं लिखना, और इसका कर्ली ब्रैकेट यहां बंद हो रहा है। दोस्तों जब तक आप नोट कर रहे हो, दोबारा से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। कौन कौन से कोर्सेज हैं, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन और वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करने के बहुत फायदे हैं, हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद रखूंगा यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब ध्यान दो, यहां पर हमने, अच्छा ये दो रह गए थे, ये भी लिख लो पहले, G1 डॉट शो, G2 डॉट शो। ठीक है, अब जरा मैं इसका, ये जो राइट साइड पे, इसको मैं हटा रहा हूं, अगर आपने लिखना है तो लिख लो आप रफ वर्क में। ठीक है, ये रफ वर्क में हटा रहा हूं यहां से। अब हमें क्या करना है, दो फंक्शन बनाने, कौन सा, सॉरी एक फंक्शन बनाना है, दैट इज शो। तो क्लास के अंदर बनाना है। आप इसके बाद ऑपरेटर के बाद भी बना सकते हो, मैं ऊपर बना रहा हूं, आपकी मर्जी। आप ऑपरेटर के बाद बनाना चाहो तो ऑपरेटर के बाद बना सकते हो, मगर काफी स्टूडेंट कहते हैं सर आप जैसे लिखेंगे हम तो वैसे ही लिखेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर ही बना, इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है, हमें क्या बनाना है, वॉइड शो, तो लिखा वॉइड शो। इसके अंदर क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, ए और बी को, तो लिख दिया सी आउट ए स्लैश टी बी और एंडल। ठीक है, ये शो बन और ये क्लास बन और सेमी कॉलन, राइट। ये मेन आप लिख चुके थे, नीचे मेन है, ये शो लिख लो। अभी इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक कर रखी है, लेकिन वो हमने बहुत बड़ा, कहने को छोटी मिस्टेक है मगर वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रखा है हमने, ब्लंडर। ठीक है, ये तो सिंपल है, सी आउट करना है, ए और बी को हमने सी आउट कर दिया। क्या मिस्टेक है, ध्यान से समझना। आपको दूंगा मैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये मिस्टेक है, क्या यहां पर वॉइड आएगा या नहीं आएगा, सोचो। अगर ठीक कर सको तो ठीक करो, ठीक है।
पॉज करना, कोशिश करना ठीक करने की, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो भी बहुत बढ़िया है, मैं समझा ही दूंगा। ध्यान दो, वॉइड का मतलब होता है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहां पर रिटर्न टी लिख रहे हैं, यानी कि फंक्शन रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? एक टी। टी का टाइप क्या? गैप्स। तो टी क्या है हमारा? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस क्लास का? गैप्स का। तो जब भी रिटर्न करोगे तो वॉइड नहीं आता। यहां पर वॉइड की जगह क्या आएगा? यहां पर आएगा वो चीज जो रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न क्या कर रहे हो? टी। टी का टाइप क्या? गैप्स। तो यानी कि गैप्स आएगा यहां पर। अब कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो ऐसे लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं और देखते हैं, कहते हैं सर ये क्रॉस कैसे करें, ये सर्कल कैसे करें। उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये जो लिखा हुआ है इसको क्रॉस करा हुआ है, इसको प्रैक्टिकल में मत लिखना, पेपर में मत लिखना। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, जिससे कि आपको याद रहे। पेपर में प्रैक्टिकल में ये नहीं लिखना, सिर्फ ये लिख लेना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब इसको करने का जो हमने ऑपरेटर फंक्शन बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था, दो तरीके हैं, फ्रेंड फंक्शन, विदाउट फ्रेंड फंक्शन। ये है विदाउट फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन हमें आगे देखना है, मगर ध्यान देना पेपर के अंदर हो सकता है जब आप लिखो तो टीचर काट दे। क्यों काट देगा? क्योंकि वो कहेगा कि जैसा बुक के अंदर लिखा हुआ मेरे को वैसा ही चाहिए। मगर आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बिंदास चल रहा होगा, ठीक है। इसको लेकिन करने का दूसरा तरीका क्या है, जो बुक में सिखाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यहां लिखा हमने प्लस प्लस ए और यहां लिखा प्लस प्लस बी, यानी कि ए और बी किसका? G1 का, जिसने कॉल करा। अब आपको इसकी वैल्यूज को रिटर्न करना है, तो हमने क्या करा था, टी में डाला था, उसको रिटर्न करा था। इसकी जगह आप लिख सकते हो रिटर्न स्टार दिस। क्या लिख सकते हैं? रिटर्न स्टार दिस। ये लिखा होगा बुक्स के अंदर, काफी बुक्स में ये लिखा होता है। तो जब आप पेपर में करोगे तो हो सकता है टीचर कह दे कि ये तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। अगर वो टीचर आपको कहता है ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, तो बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। आप पेपर में ऐसे लिख कर आना। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हो, गलत इसमें भी नहीं है। बाकी चेक करना है कि जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं, या जो आपके कॉलेज में टीचर कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। प्रैक्टिकल करो, दोनों खुद ही पता चल जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, यहां क्या लिखा मैंने, रिटर्न स्टार दिस। अब आपको दिस का मतलब पता होना चाहिए। दिस का मतलब होता है पॉइंटर। दिस का मतलब क्या होता है? पॉइंटर। अगर आपको दिस पॉइंटर के बारे में पढ़ना है तो उसकी वीडियो, ये लिंक आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हो। और गैप्स क्लासेस से नोट्स जरूर ले लेना, नॉमिनल सा अमाउंट है। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो भी ले सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नॉमिनल सा अमाउंट है। अब बात करते हैं रिटर्न स्टार दिस का मतलब क्या होता है। रिटर्न स्टार दिस का मतलब वो रिटर्न कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जिसने कॉल करा। अब कॉल किसने करा? प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी किसका है? G1 का। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो G1 वाला फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो जब G1 वाला कॉल कर रहा है तो ये ए बी किसका है? G1 का। रिटर्न स्टार दिस करा तो कौन सा रिटर्न हो गया? G1 रिटर्न हो गया। आप डायरेक्टली G1 नहीं लिख सकते, राइट। अब जब रिटर्न करा तो ये क्या स्टूडेंट कहते सर ये वॉइड हट जाएगा? वॉइड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सॉरी हटे, वॉइड नहीं आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वॉइड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रिटर्न टी कर रहे हो भी गैप्स का, रिटर्न स्टार दिस कर रहे हो तो इनडायरेक्टली G1 को रिटर्न कर रहे हो। G1 ऑब्जेक्ट है किसका? गैप्स का, तो इसलिए वॉइड नहीं आएगा, गैप्स ही आएगा। तो ये दो तरीके हैं, आप इसको लिख सकते हो।
और दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप गैप्स क्लासेस की वीडियोस को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी बनेगी, गोइंग फॉरवर्ड हम कोर्सेज को फ्री करेंगे। जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उसको गोइंग फॉरवर्ड फ्री कर देंगे हम। हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें, तो उसके अंदर आपका हमें सपोर्ट चाहिए। जितनी बड़ी हमारी फैमिली बनेगी, एक तरह से आप लोग हमारे फैमिली के पार्ट ही है, स्टूडेंट फैमिली ही होती है। एक जैसी जितनी बड़ी फैमिली बनेगी उतना ज्यादा हमें भी मोटिवेशन आएगा, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए भी अच्छा है। आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे और बहुत सारे कंप्यूटर के ऐसे कोर्सेज हैं जो हम गोइंग फॉरवर्ड लॉन्च करेंगे। आपको सब कोर्सेज फ्री मिल सकते हैं, मगर सपोर्ट आपका चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो इसको नोट करो। अभी क्या होता है, अभी मैं पूरा टाइम इस पे डिवोट नहीं कर पाता। थोड़ा बहुत फैमिली है तो थोड़ा बहुत इनकम तो हर बंदे को चाहिए। कल को आप जॉब करोगे तो किस लिए करोगे, फ्री तो करोगे नहीं, तो इसलिए इनकम आपको भी चाहिए और वो कोई गलत नहीं है। तो सिमिलरली अभी क्या है, अभी मेरे को ऑफलाइन क्लासेस लेनी होती है और अभी हम प्रीमियम कोर्सेज जो बच्चों को देते हैं, जो एनरोल करते हैं, उससे हमारी इनकम होती है। लेकिन जैसे ही यूट्यूब से हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी तो हमें इनकम सिर्फ यूट्यूब से चाहिए, हमें बच्चों से नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपका सपोर्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो लाइक जरूर करना, लाइक करो नहीं करो, कमेंट्स करो नहीं करो, आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों? अब इसको लिख लो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।